एपिसोड 131। आयशा का बीता कल। क्या मतलब है तेरा? बेटियों की वजह से क्या बर्बाद हुए हैं हमारे बेटे? राजवीर एकदम मंजीत के सामने आकर खड़ा हो गया और उससे पूछने लगा। तो मंजीत ने भी राजवीर को बिना डरे जवाब दिया, वही जो आप सुन रहे हैं। राज, बेटियों के चक्कर में हमारे बेटों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। नीनी की वजह से ही हमने नम्रता को घर से निकाला। अमन की ज़िंदगी तो पूरी तरह से बर्बाद हो ही गई है ना। अब मेरे बेटे पर तलाकशुदा का टैग लग ही गया है ना। अब उसकी ज़िंदगी में जो भी लड़की आएगी वो हमेशा हमारे बेटे को इस बात के लिए टॉर्चर करेगी और हम सबको भी टॉर्चर करेगी। मंजीत की बात कहीं ना कहीं एक हद तक सही थी, मगर बेटे का घर टूटने का दोष पूरी तरह से बेटी को दे देना ये भी तो सही नहीं था ना। उसकी बात सुनकर दीदा को बीता हुआ कल याद आ गया, तो उन्होंने मंजीत को याद दिलाया। पहली बात तो ये, हमने नम्रता को घर से नहीं निकाला था, अमन ने खुद निकाला था और उसे तलाक देने का फ़ैसला भी उसने खुद किया है। हमने नहीं कहा अमन को कि वो नम्रता को तलाक दे दे, और ना ही नीनी ने कहा था। सब कुछ भूल गई है मंजीत, तू भूल गई है कि नम्रता के भाई बहन ने मिलकर क्या किया था हमारी बच्ची के साथ। जान लेने वाला था वो जसबीर हमारी बेटी की, मरते मरते बची है वो। फिर भी तू हमारी बच्ची को दोष दे रही है। बचपन से बेचारी बच्ची ने कितना कुछ सहा है हमारी, भूल गई तू? उस हादसे में हम हमारी बच्ची को खोने वाले थे। 7 दिन बाद मिली थी हमारी नीनी हमें नदी के अंदर। 7 दिन तक वो कोमा में थी और 7 दिन के बाद वो कोमा से बाहर आई थी। और और वो सब कुछ तू भूल गई। अब आज तू वो सब कुछ भूल गई। ये सब बातें बोल रही हैं आज तू उसके लिए, उसे दोष दे रही है। उधर वो राठौड़ खानदान उसे टॉर्चर करता है और इधर तू कर ले अब उस बेचारी को टॉर्चर। काश काश रब नीनी को अपने पास ही बुला लेता उस हादसे में। यूँ इस तरह उस बेचारी को अपनी स्वार्थी माँ का चेहरा देखने को तो नहीं मिलता। दीदा की ऐसी बातें सुनकर मंजीत ने अपने कान बंद कर लिए, क्योंकि वो दीदा के ऐसे कहे हुए कड़वे शब्द सहन नहीं कर पा रही थी। वो बोली, बस मम्मी जी बस, आप मेरी बेटी के लिए मरने की दुआएं मांग रही हैं। अब मैं पागल हो जाऊंगी, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी अब कुछ भी। मेरा एक भी बच्चा सुखी नहीं है। बेटी का तलाक होने जा रहा है, दोनों बच्चों पर तलाकशुदा का टैग लग जाएगा। कौन थामेगा मेरे दोनों बच्चों का हाथ? ये बोलते बोलते मंजीत टूट सी गई और नीचे फर्श पर घुटनों पर बैठ गई। तुम्हारी परेशानी को हम समझ रहे हैं, हम भी परेशान हैं हमारे बच्चों के लिए, लेकिन तुम इस वक्त ये नहीं समझ पा रही हो कि अभी हमारे कौन से बच्चे को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मंजीत, अमन हमारे साथ रहता है, लेकिन हमारी बच्ची अपनी जंग अकेले लड़ रही है। राजवीर मंजीत को समझाने लगा। राजवीर की बात पर दीदा ने भी हामी भरी। वो बोली, पुत्र, इस वक्त नीनी को हमारी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। अमन भाई का फ़र्ज़ निभा रहा है, राज बाप का फ़र्ज़ निभा रहा है, तो तू माँ होने का फ़र्ज़ निभाने से कैसे पीछे हट रही है? पुत्र, तेरी चिंता मैं समझ रही हूँ कि तुझे अपने बेटों के लिए भी सोचना है, मगर तू ये भी तो समझ कि हमारे दोनों बेटे हमारे साथ रहते हैं और बेटी ससुराल में रहती है, परेशान रहती है। माँ बाप को इसीलिए हमेशा बेटियों की चिंता सताती है, तब तक जब तक कि बेटियाँ ससुराल में खुश ना रहने लगें। दीदा मंजीत को समझाने लगी, मगर अब जो कुछ करना है वो मैं खुद ही करूँगा। तुम सब लोग मेरी जिम्मेदारी हो, तुम सबकी खुशियों का ध्यान मुझे रखना है। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो सबके लिए करूँगा। ये बोलकर राजवीर वहाँ से चला गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है, भाई भाभी मेरी वजह से अलग हो रहे हैं, मैं सबकी परेशानी का मेन जड़ हूँ। स्टडी रूम के बाहर खड़ी आयशा ने सब कुछ सारी बातें सुन ली थी और यही सब सुनकर वो खुद को दोष देने लगी। वहीं अभय और जानकी अब महल वापस लौट चुके थे। आयशा के कहने पर दोनों के दोनों को वहाँ से जाना पड़ ही गया। मेरी वजह से आयशा को कितना कुछ सहना पड़ रहा है, सबके सब आपस में लड़ रहे हैं। आयशा मेंटली परेशान चल रही है मेरी वजह से। उसके घर में भी सब उसे परेशान है, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं मेरी वजह से। सबकी परेशानी की जड़ मैं ही हूँ। इधर अभय भी खुद को दोष देने लगा था। वहीं आयशा दीवार का सहारा लेकर घर के बाहर निकली। उसकी तबीयत सही ना होने के कारण गाड़ी की बैक सीट पर वो बैठ गई और ड्राइवर से बोली,
मुझे एयरपोर्ट ले चलो। आयशा के कहने पर ड्राइवर उसे एयरपोर्ट ले गया। वहाँ भी आयशा खुद को जैसे तैसे संभाल कर एयरपोर्ट के अंदर पहुँच गई, मगर लड़खड़ा कर नीचे गिर गई। तभी उसे संभालने के लिए राजवीर भाग कर उसके पास पहुँचा। नीनी बेटा, तू तू यहाँ क्या कर रही है? राजवीर ने उससे चिंतित स्वर में पूछा। तो उसने जवाब दिया, मुझे चंडीगढ़ जाना है पापा, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। भाई भाभी का तलाक मेरी वजह से होने जा रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। मुझे नम्रता भाभी के घर वापस लाना होगा उन्हें, ताकि भाई भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश रह सके। आयशा की बात सुनकर राजवीर समझ गया कि उसने अपनी माँ की कही हुई सारी बातें सुन ली हैं, इसीलिए वो नम्रता को पर्सनली लेने जा रही है चंडीगढ़। राजवीर आयशा की ज़िद से अच्छी तरह से वाकिफ़ था, इसलिए वो उसे अपने साथ ही चंडीगढ़ ले गया। दोनों कुछ ही घंटों में चंडीगढ़ पहुंच गए थे। एयरपोर्ट में दोनों सीधा सहगल मंचर पहुंचे। नम्रता और उसके परिवार में सब लोग सो रहे थे, क्योंकि इस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। राजवीर गाड़ी से बाहर निकला तो उसने देखा कि आयशा गाड़ी की खिड़की से अपना सिर लगाए एकटुक बाहर ही देख रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर राजवीर का दिल आज बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो अपने मन में बोला, ये तुमने क्या किया मंजीत? बेटों की ज़िंदगी को संवारने के लिए बेटी को खुद ही दूर कर लिया। राजवीर अपने मन में बोला, क्योंकि इस बात से वो अच्छी तरह से वाकिफ़ था कि आयशा को अगर कोई भी बात चुप जाए तो उसके लिए वो बात भुला पाना काफ़ी मुश्किल होता था। राजवीर ने गाड़ी के दरवाज़ा खोला और धीरे से अपनी बेटी से बोला, बेटा हम सहगल मेंशन पहुंच गए हैं, बाहर आजा गाड़ी से। राजवीर ने आयशा को बाहर आने को कहा। तभी आयशा अपने होश में नहीं थी, इसीलिए उसे अपने पिता की बात भी सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि इस वक्त वो उसके दिमाग में बहुत सी बातें घूम रही थी। राजवीर ने उसे हल्के से हिलाया तो वो अपने होश में आई और इधर उधर देखने लगी। गाड़ी से बाहर उतरकर वो दोनों के दोनों सहगल मेंशन के बाहर आकर खड़े हो गए। सहगल मेंशन के मेन डोर पर वॉचमैन खड़ा था। वो पहले से ही राजवीर को और आयशा को पहचानता था, इसलिए उसने उन दोनों को अंदर आने दिया। राजवीर ने डोरबेल बजाई तो घर के नौकर ने दरवाज़ा खोला। इतनी सुबह सुबह राजवीर सिंह बेदी और उसकी बेटी को देखकर वो नौकर हैरान रह गया। वो राजवीर और आयशा को अंदर ले आया और ऊपर वाले फ्लोर में जाकर घर वालों को इन्फॉर्म करने के लिए चला गया कि बेदी फैमिली उनसे मिलने आई है। कुछ ही देर में सहगल फैमिली नीचे हॉल में पहुंची। जब उन सबको नौकर ने ये बताया कि राजवीर सिंह बेदी आए हैं इतनी सुबह सुबह, तो वो सब बिना फेस वॉश करे ही नीचे आ गए, क्योंकि उनका दिल काफ़ी घबरा रहा था। ना जाने राजवीर उनके सिर पर कौन सा बम फोड़ दे। राजवीर भाई साहब, आयशा बेटा, आप दोनों इतनी सुबह सुबह यहाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? सताक्षी सहगल, नम्रता की माँ ने चिंतित स्वर में उनसे पूछा। तो राजवीर ने बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए जवाब दिया, जी सब कुछ ठीक है, हम यहाँ नम्रता को ले जाने आए हैं। आप अपनी बेटी से कह दीजिए कि वो हमारे साथ चले। मैं आपकी बेटी को पहला और आखिरी मौका दे रहा हूँ अमन की ज़िंदगी में वापस लौटने का। बस आप इसे ये ज़रूर समझा देना कि मेरी बेटियों के साथ ही डिस्टेंस ही बना कर रखें। उनकी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। नम्रता और उसका परिवार ये बात अब समझ चुका था कि राजवीर नम्रता को खुशी खुशी वापस ले जाने नहीं आया है, ज़रूर उस पर कोई दबाव बनाया गया है। इसीलिए इतने महीनों के बाद राजवीर अपनी बहू को लेने वापस आया है। फिर भी अपनी बात में नरमी लाते हुए नम्रता ने कहा, पापा अब ऐसे क्यों कह रहे हैं? नीनी और कोको तो दोनों मेरी नंदे हैं, मेरा रिश्ता है इन दोनों से, आपसे और घर के बाकी सबसे भी। नम्रता की बात सुनकर राजवीर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ एक लाइन बोली उससे,
तुम तैयार हो जाओ जल्दी से, हमें घर वापस भी लौटना है। राजवीर की बात मानकर नम्रता खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई, क्योंकि उसे वाकई में ये उम्मीद थी कहीं ना कहीं कि बेदी परिवार से कोई ना कोई तो उसे वापस ले जाने ज़रूर आएगा। हालांकि उसे ये उम्मीद अमन से नहीं थी, पर राजवीर से तो उसे 100% थी कि वो ज़रूर उसे लेने आएगा। कुछ ही देर में नम्रता रेडी होकर अपने सामान के साथ नीचे आ गई। तभी राजवीर बोला, अपने दिमाग में एक बात ज़रूर बैठा लेना कि मेरी बेटी को जसबीर और निकिता की वजह से अगर कोई भी तकलीफ़ हुई तो मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं और आप लोगों का भी लिहाज नहीं करूंगा। राजवीर के मुंह से ये बात सुनकर निकिता और जसबीर को गुस्सा आ गया, मगर तभी सताक्षी और शेखर सहगल यानी कि नम्रता के माँ बाप ने उन्हें आंखें दिखा दी तो वो चुप हो गए। लेकिन तभी नम्रता की माँ को बोले, जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आपको वादा करते हैं कि निकिता और जसबीर की वजह से आयशा बिटिया को या सायशा बिटिया को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। वो दोनों आपको आपकी बेटी के आसपास भी नज़र नहीं आएंगे। सताक्षी ने राजवीर को आश्वासन दिलाया। उसके बाद राजवीर और आयशा नम्रता को बेदी मैंशन ले गए। मैंशन पहुंचते ही आयशा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वहीं नम्रता ने राजवीर से आयशा की ऐसी हालत के बारे में पूछा तो उसने उसे जवाब दिया, कुछ नहीं हुआ है उसे, वो बिल्कुल ठीक है, खुद को खुद संभाल सकती है वो, बाकी उसकी चिंता करने के लिए उसका बाप अभी ज़िंदा है। राजवीर ने उसे बड़े ही कड़वे स्वर में जवाब दिया तो वो चुप हो गई। राजवीर की टोन नम्रता के साथ बहुत ही र्यूड थी, मगर अब वो वापस से वो सीक्रेट करके कुछ भी ख़राब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसे एक मौका और मिला था बेदी मैंशन में अपना कब्ज़ा जमाने का। इसीलिए वो चुपचाप सबकी कड़वाहट सहने को तैयार हो गई थी। कुछ ही देर में मंजीत, करण, दीदा और अमन भी चंडीगढ़ पहुंच गए। उन तीनों को नम्रता के घर वापस लौटने वाली बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। ऊपर आयशा के लिए भी उन्हें काफ़ी चिंता थी, मगर राजवीर ने जब उन्हें ये बात बताई कि आयशा उसके ही साथ है तो उन्होंने राहत की सांस ली। उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि आयशा बिल्कुल ठीक है और सही हाथों में है। बेदी मैंशन पहुंचते ही वो सबके सब नम्रता को वहाँ मौजूद देखकर हैरान थे। अमन और दीदा का तो उसे देखते ही गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। मंजीत को भी नम्रता पर काफ़ी गुस्सा आ गया। वो उससे बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो नम्रता सहम सी गई। वो किसी को भी कोई जवाब दे ही नहीं पाई। तभी राजवीर बात को संभालते हुए बोला, इसे मैं और आयशा लेकर आए हैं यहाँ, अब ये यहीं रहेगी हमारे साथ। इस घर की बहू को मैं वापस ले आया हूँ, अमन की ज़िंदगी मैंने वापस से संवार दी है। राजवीर की ये बात सुनकर दीदा और मंजीत उसकी बात का इशारा आप समझ चुके थे। मंजीत राजवीर से बोली, राजवीर मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि आप इसे घर वापस ले आए, मैं तो बस। मंजीत अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि तभी राजवीर उसको टोकते हुए बोला, तुम एक बार ये तय कर लो मंजीत कि तुम चाहती क्या हो। पहले तुमने ये कहा कि तुम्हें अपने बेटे की ज़िंदगी को संवारना है, और अब तुम ये कह रही हो कि तुम ये भी नहीं चाहती हो कि नम्रता इस घर में वापस लौटे, अमन की ज़िंदगी में वापस लौटे। तुम एक बार डिसाइड कर लो कि तुम खुद से क्या चाहती हो। राजवीर मंजीत पर बुरी तरह से चिल्ला गया। राजवीर का सबके साथ इतना रूड व्यवहार देखकर मंजीत समझ ही गई थी कि ज़रूर उसके दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा है, जिस बारे में वो उसे भी नहीं बताने वाला है। तभी राजवीर ने अपने छोटे बेटे से कहा, करण अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो मुझे बता देना, मैं उस लड़की की फैमिली से बात करूँगा। राजवीर की बात सुनकर करण का दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा, क्योंकि उसे वाकई में कोई लड़की पसंद थी और इसी मौके का तो वो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। बस वो ये बात अपने घर वालों से कभी बोल ही नहीं पाया। उसने बिल्कुल एक ओबीडिएंट बच्चे की तरह कहा, जी पापा। करण अपनी शर्म को छुपाते हुए बोला, मगर उसकी उस शर्म को सबने लगभग नोटिस कर ही लिया था। राजवीर ने करण का जवाब सुनकर उसे अपने साथ स्टडी रूम में आने का इशारा किया।
ये राजवीर को क्या हो गया है? मंजीत अपने मन में बोली। वहीं अमन सीधा आयशा के कमरे में चला गया। उसे अपनी बीवी के वापस आने की कोई खुशी ही नहीं थी। ना तो उसने अमृता से कोई बात करी और ना ही वो उसके साथ अपने कमरे में गया था, क्योंकि इस वक्त उसे सबसे ज़्यादा चिंता अपनी बहन की थी। आयशा का कमरा अंदर से लॉक था, तो अमन ने खिड़की से अंदर देखा कि आयशा बेड पर सिर रखकर सोई हुई थी। उसके माथे में परेशानी की लकीरें साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। पता नहीं इस घर में चल क्या रहा है। पापा करना क्या चाह रहे हैं? नम्रता को क्यों ये इस घर में वापस ले आए हैं? नीनी का मैटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इस वक्त, अमन खुद से बोला। तभी वहाँ पर नम्रता आ गई। उसने अमन के कंधे पर हाथ रखा और बोली, अमन आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बस एक मौका दे दो आप मुझे। मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। नीनी के साथ जो कुछ भी हुआ है मैं वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूँगी। नम्रता ने अमन के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए उससे कहा, मगर उसके दिल में नम्रता के लिए भरोसा कब का ख़त्म हो चुका था। उसका दिल राज़ी ही नहीं था नम्रता पर भरोसा करने के लिए। वहीं स्टडी रूम में करण बोला, पापा मुझे दामिनी बहुत पसंद है और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, बस मैं आपसे ये बात ही नहीं कह पा रहा था। वो तो आज आपने मुझसे पूछ ही लिया तो मैंने आपको बता ही दिया। करण अपनी ही धुन में कही जा रहा था। उसने एक बार भी अपने पिता का चिंतित भरा चेहरा नहीं देखा था। जब उसे अपने पिता का कोई जवाब नहीं मिला तो उसने देखा कि उसके पिता किसी गहरी सी चिंता में डूबे हुए हैं। कारण तो वैसे वो पहले से ही जानता था उसके पापा की चिंता का, कि उसके पापा उसकी छोटी बहन आयशा के लिए काफ़ी ज़्यादा इस वक्त चिंतित हैं। तो करण बोला अपने पापा को सहारा देते हुए, पापा मैं समझ सकता हूँ कि आप नीनी और कोको के लिए कितने परेशान हो। आप चिंता मत करो, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और आप तो जानते हो ना कि हमारी नीनी कितनी स्ट्रांग है। वो बहुत जल्द इस ट्रॉमा से बाहर आ जाएगी और फिर हम सब हैं ना उसके साथ। हमारे होते हुए उसे कभी कोई परेशानी छू भी नहीं सकती। आप तो जानते हैं ना कि मैं और भाई कितनी प्रोटेक्टिव है हमारी बहनों के लिए। तो राजवीर हल्का सा मुस्कुराते हुए उससे बोला, बेटा तो नीनी और कोको की चिंता मत कर, उन दोनों की चिंता करने के लिए मैं हूँ। तो बस दामिनी को इन्फॉर्म कर देना कि बहुत जल्द हम उसके घर आएंगे उसकी फैमिली से बात करने के लिए। राजवीर ने करण से बस इतना ही कहा। तो करण ने कहा, मगर पापा नीनी और कोको वो दोनों हमारी छोटी बहनें हैं। हम उन दोनों की चिंता नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा उनकी चिंता? तो राजवीर ने उसको फिर से समझाया, मैंने कहा ना उन दोनों का बाप अभी जिंदा है, मैं खुद देख लूँगा उन दोनों का। तो अपनी ज़िंदगी में ध्यान दे और दामिनी को इन्फॉर्म कर दे कि हम लोग उसके घर आएंगे बहुत जल्द उसका हाथ मांगने। राजवीर ने करण से बड़े ही कड़क स्वर में कहा। तो करण चुप हो गया और स्टडी रूम से सीधा बाहर आ गया। करण के वहाँ से जाने के बाद दीदा वहाँ स्टडी रूम में आई और राजवीर से बोली, क्या बात है पुत्र, तो ये सब क्यों कर रहा है? बेटी का घर टूटने की कंगार पर बैठा हुआ है और तू है कि और रायते पे रायते फैला रहा है। नम्रता को क्यों ले आया तो इस घर में वापस? दीदा थोड़ा सा नाराज़गी भरे स्वर में राजवीर से बोली। तो राजवीर ने नॉर्मल सा जवाब दिया, ये तो कुछ भी नहीं है मम्मी जी, अभी तो और फैसले करना बाकी है। अब बड़े और अहम फैसले लेने की घड़ी आ गई है। ये परिवार मेरी जिम्मेदारी है, सबकी खुशियों का ख्याल भी मैं ही रखूँगा। रही बात बेटियों की, तो वो दोनों मेरी बेटियां हैं, उन दोनों के लिए भी मैंने कुछ सोच रखा है जो मैं वक्त आने पर ही बताऊंगा। राजवीर की आवाज़ से ऐसा सुनाई दे रहा था कि जैसे वो अंदर ही अंदर से काफ़ी टूटा हुआ है, मगर बाहर से खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहा है। दीदा बोली राजवीर से, राजवीर मैंने आपसे ये तो नहीं कहा था कि आप नम्रता को इस घर में वापस ले आइए, अमन की ज़िंदगी में वापस ले आइए। मैं तो बस। मंजीत को बीच में टोकते ही राजवीर बोला, तुम्हें डर था ना कि बेटे का तलाक हो जाने के बाद उसे तलाकशुदा का टैग लग जाएगा, तो मैंने बस वो टैग लगाने से बचाया है। आई होप कि अब तुम्हें टेंशन नहीं होगी क्योंकि तुम्हारे एक बच्चे का घर टूटने से तो बच ही गया है। मैंने बचा लिया उसका घर टूटने से।
दूसरे बेटे का घर भी मैं बहुत जल्द बसा दूंगा। दोनों बेटियों की ज़िंदगी को मैं खुद ही संभाल लूँगा। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है अपना इंटरफेयर करने की। इरिटेट होकर मंजीत बोली, राजवीर आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं नीनी को। मंजीत को बीच में ही एक बार फिर से टोकते हुए राजवीर बोला, तुम नीनी की चिंता मत करो। मैंने कहा ना कि ये परिवार मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, मैं इस घर के परिवार की छत हूँ। सबकी खुशियों का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है और राजवीर सिंह बेदी अपने फ़र्ज़ से कभी पीछे नहीं हटता। नीनी के लिए भी मैंने कुछ सोच के रखा हुआ है, वक्त आने पर सबको बता दूंगा। ये सारी बातें करके आप मुझे पराया क्यों महसूस करवा रहे हैं? मैं माँ हूँ इन बच्चों की, नीनी मेरी भी तो बेटी है। मुझे भी पता होना चाहिए कि आप उसके लिए क्या सोच रहे हैं और जो आपने सोचा है वो उसके लिए ठीक है भी या नहीं। मंजीत ने राजवीर के आगे अपनी बात रखने की लाख कोशिश करी, मगर वो इस वक्त उसकी कोई भी बात सुनने को राजी नहीं था। वहीं राठौड़ महल में इस वक्त धीराज अभय को समझा रहा था, बेटा मैं तेरा बाप हूँ, तेरे मानने या ना मानने से हकीकत तो नहीं बदल जाएगी, हमारा रिश्ता नहीं बदल जाएगा। तू मेरा बेटा है और तुझे कुछ भी गलत नहीं करने दूंगा मैं। एक बाप होने के नाते तुझे समझाने का मेरा फ़र्ज़ है। तू जा और आयशा को मना कर इस घर में वापस लेके आ, वरना इस घर में वापस मत लौटना। ये मेरी वार्निंग है तुझे। तो अभय ने कहा, मिस्टर राठौड़ आप तो ऐसा कह रहे हैं कि जैसे मैंने आयशा को इस घर से बाहर निकाला है। मैं लाख कोशिश कर चुका हूँ अपनी तरफ से उसे मनाने की, मगर वो मुझे सुनने को राज़ी ही नहीं है। अभय ने आधी रात से अपनी बात कही। तभी जानकी ने कहा, हाँ बेटा, मैंने और अभय ने उसे मनाने की लाख कोशिश कर ली, मगर वो हमें सुनना ही नहीं चाहती है। अब हम कैसे मनाएं उसे? उस पर दोषारोपण करने से पहले आपको ये बात सोचनी चाहिए थी मासा। तभी बीच में दीपशिखा बोली तो जानकी उस पर बरस पड़ी। आजकल जानकी को दीपशिखा कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। जब से दीपशिखा आयशा का कुछ ज़्यादा ही पक्ष लेने लगी थी, वो उस पर चिल्लाने लगी, थारे को क्या, मारी पोता बहू है वो, मैं उसे कुछ भी बोलूँ थारे को के। जानकी दीपशिखा पर पूरी तरह से चिल्ला उठी, आप लोग प्लीज़ लड़ाई मत कीजिए, मैं आयशा को मना कर ही रहूँगा, मैं ले आऊँगा उसे इस घर में वापस मनाकर, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अभय ने सबको शांत करवाया और फिर वहाँ से चला गया। वहीं वहाँ चंडीगढ़ में आयशा अपना सामान पैक कर रही थी। उसे ये सब करते हुए नम्रता ने खिड़की से देख लिया था। वो भागकर नीचे गई और सबको इस बारे में इन्फॉर्म किया। उसे लगा कि ऐसा करके शायद वो अपने नंबर बना लेगी, लेकिन ऐसा तो असल में कुछ भी नहीं हुआ। अमन और करण वो दोनों भागकर उसके आयशा के कमरे में गए और दरवाज़ा खटखटाने लगे। तो आयशा ने दरवाज़ा खोल दिया। कहाँ जा रही है तू? अमन उस पर चिल्लाने लगा। तो आयशा सहम सी गई। उसकी आंखों को देख के से लग रहा था जैसे वो अभी के अभी रो पड़ेगी, मगर खुद को संभालते हुए उसने जवाब दिया, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो पुराने कपड़े अलग कर रही हूँ जो मुझे डोनेशन के लिए देने, अपनी अलमारी में जगह बना रही हूँ नए कपड़ों के लिए। आयशा ने हिचकते हुए जवाब दिया। तो अमन और करण ने राहत की सांस ली, वरना उन्हें तो डर था कि कहीं आयशा घर छोड़कर ना जा रही हो, उन सबको छोड़कर कहीं दूर न चली जाए। तो मेरी प्यारी ननद रानी अपनी भाभी के साथ शॉपिंग पर जाना चाहती है ना? नम्रता ने आयशा के कंधों को पकड़ते हुए उससे कहा, मगर उसने ऐसा कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं नम्रता को और वापस से अपने काम पर लग गई। नम्रता को भी ये बात समझ आ रही थी कि आयशा से बिल्कुल पसंद नहीं करती है, मगर फिर भी वो सबके सामने ये दिखाना चाहती थी कि उसे आयशा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक कमरे में राजवीर, दीदा और मंजीत भी पहुंच गए। मंजीत आयशा के पास आई और बोली, बेटा तू। मंजीत आयशा से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी राजवीर ने कहा, कर दिए तूने डोनेशन में देने वाले कपड़े पैक? ये कोई हेल्प चाहिए? कर दिए। आप चल रहे हो ना मेरे साथ? आयशा ने अपने पापा से कहा, मगर अपनी माँ या अपने भाइयों के साथ चलने को नहीं कहा। वो उन लोगों की तरफ देख भी नहीं रही थी। ठीक है, पहले हम नाश्ता करेंगे, फिर डोनेशन के लिए जाएंगे, ओके? राजवीर ने बड़े प्यार से आयशा की उंगली थामी और उसे नीचे डाइनिंग हॉल में ले गया। ये बात तो घर में सभी जानते थे
कि आयशा और सायशा का बॉन्ड सबसे अच्छा अपने बाप के साथ था। वहीं नीचे डाइनिंग हॉल में राजवीर ने आयशा को नाश्ता अपने हाथों से सर्व किया तो सबके सब काफ़ी इमोशनल हो गए। मंजीत की आंखें तो भर आईं ये देखकर कि उसकी बेटी उससे रूठ गई है और अब उसे मनाना मंजीत के लिए काफ़ी मुश्किल टास्क बन चुका था, क्योंकि उसे इस बात की खबर ही नहीं थी कि जो कुछ भी उसने अपने पति से कहा था वो सब कुछ आयशा सुन चुकी थी अपने कानों से। आयशा ने बस 2 बाइट सैंडविच की खाई और जूस पीने के बाद अपने बाप से बोली, बस हो गया, अब नहीं खाना मुझे, मेरा मन नहीं कर रहा और खाने का। तभी करण ने उसके गाल खींचते हुए उससे कहा, नहीं जैसे तो कोई डिश होती है ना ही नहीं है, नान खटाई खाएगी तभी मंगवाता हूँ मैं तेरे लिए। तो आयशा ने अपने भाई को जवाब दिया, मन नहीं कर रहा है खाने का, कह तो दिया एक बार मैंने, बार बार नहीं कहूँगी और आप दोनों मुझसे दूर ही रहा करो। आयशा ने करण को बुरी तरह से चिढ़ा आयशा करण पर बुरी तरह से चिढ़ गई और फिर वहाँ से चली गई। करण को रमन को आयशा का ऐसा व्यवहार देखकर काफ़ी बुरा लगा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से सब कुछ क्या हो गया। आयशा का ऐसा व्यवहार देखकर अमन को करण को काफ़ी बुरा लगा तो मंजीत को भी काफ़ी बुरा लगने लगा था। मंजीत को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आयशा को कैसे मनाए और कैसे समझाए अपनी बात का मतलब। ऊपर से उसे अपने पापा का भी सपोर्ट मिल चुका था, इसीलिए मंजीत के लिए ये टास्क और भी ज़्यादा मुश्किल बनता जा रहा था अपनी बेटी को मनाने का। राजवीर एक बार फिर से कड़क स्वर में सबसे बोला, अमन और नम्रता तुम दोनों कल ही लंदन जा रहे हो, वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। आयशा के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम दोनों को, उसे मैं खुद संभालूंगा, मैं हूँ अभी उसके लिए, ठीक है? राजवीर ने उन दोनों से कहा स्ट्रिक्ट टोन में। उसका ये फैसला सुनकर अमन भड़क उठा और बोला, पापा आपने तो एकदम से मुझे पराया कर दिया है। नीनी मेरी बहन है, उसे मेरी ज़रूरत है, पर आप क्या कर रहे हो, मुझे उससे दूर कर रहे हो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। अब तो अमन अपने पिता से लड़ने के लिए भी तैयार हो चुका था। अब अमन की बात सुनकर नम्रता ने भी हामी भरी, हाँ पापा अमन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नीनी को अकेले छोड़कर हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं। नम्रता के तो बात करने के तरीके से ही सब समझ रहे थे कि वो कितना नाटक कर रही है। असल में तो वो खुद ही चाहती थी कि आयशा इस घर में ना रहे। टेबल पर हाथ पटकते हुए राजवीर ने ऐलान किया, मैंने एक बार जो फैसला सुना दिया सो सुना दिया। कल के कल दोनों के दोनों लंदन के लिए रवाना हो जाओ। वहाँ जाके लंदन वाली ब्रांच संभालो अमन, और करण संभालेगा अमेरिका वाली ब्रांच। पापा आपको हो क्या गया है, आप क्यों हमें ऐसा बिहेव कर रहे हो? नीनी के लिए हम सब परेशान हैं, हम सब मिलकर उसके लिए। करण अपनी बात पूरी कर ही रहा था मगर राजवीर ने उसे अपना हाथ दिखा दिया और चुप रहने के लिए कह दिया। इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी चुप होना पड़ गया। मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया, जो फैसला मैंने सुना दिया है वो मेरा आखिरी फैसला है। अमन और नम्रता कल लंदन जा रहे हैं और करण को जो मैंने काम दिया है वो उस काम को करेगा जाकर, समझा? अब मैं खुद को रिपीट नहीं करूँगा। एक बार फिर से राजवीर ने अपना फैसला सबको सुना दिया। फैसला सुनाने के बाद वो वहाँ से चला गया। आयशा ने अपना बैग उठाया और लगेज लेकर नीचे आ गई। उसे देखते ही मंजीत उसके पास गई और उससे बोली, तुम मुझसे नाराज़ क्यों है? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तू मुझसे इतना नाराज़ हो गई है? मंजीत अभी कोशिश कर रही थी आयशा से बात करने की, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस इतना सा जवाब दिया कि आपने कुछ नहीं करा है, किसी ने कुछ नहीं करा है, और न ही मैं किसी से नाराज़ हूँ। मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। आयशा ने अपनी माँ को अपनी बात क्लियर करी और फिर वहाँ से जाने लगी। उसी वक्त राजवीर भी स्टडी रूम से बाहर आया और दीदा से बोला, मम्मी जी आप घर का ध्यान रखना, मैं शाम तक लौटूंगा। फिर वो आयशा का बैग पकड़कर मेन डोर से बाहर चला गया। राजवीर आयशा को लेके किसी होम शेल्टर में पहुंचा, जहां आयशा ने अपने सारे कपड़े और अपनी ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज और बाकी की आर्टिफिशियल ज्वेलरीज डोनेट कर दी। फिर राजवीर अपनी बेटी को मॉल ले गया, एलांटे मॉल।
मॉल खरीद ले, तेरी माँ नहीं है यहाँ तुझे रोकने टोकने के लिए। जो खरीदना है वो दिल खोल के खरीद। राजवीर आयशा को मॉल के अंदर ले जाते हुए उससे बोला, तो आयशा हल्का सा मुस्कुरा दी। आयशा ने मॉल के अंदर जाते ही अपनी पसंद के कपड़े खरीदे, शूज़ खरीदे। तभी उसकी नज़र बॉयज़ सेक्शन में पड़ी। बॉयज़ सेक्शन के अंदर जाते ही उसे दो टी शर्ट्स पसंद आईं अपने भाइयों के लिए, तो उसकी आंखें भर आई। तभी राजवीर को बचपन का एक किस्सा याद आ गया, जब आयशा ने बचपन में 2 टॉम एंड जेरी वाली टी शर्ट्स खरीदी थी। तब मंजीत ने उससे पूछा था कि वो ये टी शर्ट किसके लिए ख़रीद रही है। तो आयशा ने उससे कहा था कि वो ये टी शर्ट्स अपने भाइयों के लिए ख़रीद रही है। आयशा का अपने भाइयों के लिए ये प्यार देखकर मंजीत और राजवीर की आंखें उस वक्त भी भर आई थी, और आज भी उसकी आंखें भर आई थी अपनी बेटी को यूँ मायूस देखकर। आयशा ने वो टी शर्ट छुई और आगे बढ़ गई, क्योंकि उसे अपने पिता की बताई हुई बात अब समझ में आ चुकी थी कि शादी के बाद भाई बहन के बीच लकीरें खिंच जाती हैं। तभी राजवीर का फ़ोन रिंग किया। स्क्रीन पर अभय का नाम फ्लैश हुआ। राजवीर नहीं चाहता था कि अभय के कॉल आने वाली बात आयशा को पता चले, इसलिए थोड़ा वो साइड में चला गया और उसका कॉल पिक करके बोला, कहाँ हो? कैफेटेरिया में मिलो मुझे, मैं वहीं आ रहा हूँ मेरी बेटी को लेके। राजवीर ने उससे कहा और फिर उसने वो कॉल काट दी। उसने अपने फ़ोन को वापस पॉकेट में रखते हुए कहा, भाई मुझे तो बहुत भूख लगी है। नहीं, तुझे नहीं लगी क्या भूख? राजवीर ने जानबूझकर उससे ये बात कही ताकि वो लंच के बहाने उसे कैफेटेरिया ले जा सके, जहाँ अभय उन दोनों के आने का इंतज़ार कर रहा था। हाँ, लगी तो है मुझे भी भूख। हाँ, कैफेटेरिया चलते हैं। आयशा ने खुद से जगह जाने की बात कर दी थी जहाँ वो उसे ले जाना चाहता था। अब तो उसके लिए काफ़ी आसान हो गया था, उसे कोई बहाना बनाना ही नहीं पड़ा। वो दोनों एलिवेटर से कैफेटेरिया पहुँचे, 4th फ्लोर पे, जहाँ अभय उन दोनों के आने का ही इंतज़ार कर रहा था। उसे देखते ही आयशा अपनी जगह पर ही खड़ी रही, मगर राजवीर उसका हाथ पकड़कर उसे अभय के टेबल के पास ले आया। अभय भी अपनी चेयर से खड़ा हुआ और राजवीर को ग्रीट किया। नीनी बेटा, परेशानी का हल बात करके निकलता है, एक दूसरे से दूर भाग कर नहीं। जो बात है, जो नाराज़गी है, आमने सामने बैठ के बात करो तुम दोनों। राजवीर ने आयशा को बड़े प्यार से समझाया, मगर आयशा वहाँ से जाने लगी। तभी अभय ने आयशा का हाथ पकड़ लिया और उससे बोला, आयशा, तुम्हें मुझसे जो परेशानी है तुम मुझसे कहो, मैं खुद के अंदर चेंज लाने की कोशिश करूँगा। तुम बस ये नाराज़गी छोड़ दो प्लीज़। तो आयशा ने भी उसे कहा, तुम मेरा हाथ छोड़ दो प्लीज़, क्योंकि मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ तुमसे तलाक लेने का, तुमसे अलग होने का। तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी कभी एक पटरी पर चल ही नहीं सकती। आयशा बिना पलटे ही उससे बोली तो अभय राजवीर को देखने लगा। तभी राजवीर को ना चाहते हुए फिर से बीच में बोलना पड़ा, बेटा, तलाक लेना कोई सोल्यूशन नहीं होता है। परेशानी का हल निकालो, तुम दोनों एक दूसरे की कमियों बताओ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नीनी के अंदर कोई कमी ना हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि अभय के अंदर कोई कमी ना हो। अब तुम दोनों ने प्यार किया है तो प्यार तो निभाना ही पड़ेगा तुम दोनों को, ये रिश्ता भी निभाना पड़ेगा तुम दोनों को। राजवीर उन दोनों को समझाने की कोशिश में लग चुका था। तभी अभय ने कहा, मैं तो रिश्ता बनाना चाहता हूँ, निभाना चाहता हूँ पापा, पर आपकी लाडली ये तो निभाना ही नहीं चाहती है इस रिश्ते को। अभय ने आयशा को चिढ़ाने के लिए ये बात कही। तो आयशा ने र्यूटली उसे जवाब दिया, तभी तो तलाक ले रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकती। आयशा ने जवाब दिया और अपनी आंखें फेर ली। अच्छा, बात हुई क्या थी जो मेरी बेटी इतना नाराज़ हो गई तुमसे? राजवीर ने मुद्दा जानने की कोशिश करी। उसने अभय से पूछा, कॉफ़ी का सिप लेते हुए। बात अभय बोल ही रहा था, मगर तभी आयशा बोल पड़ी, मैं बताऊंगी हुआ क्या था। पापा,
ये अय्याश आदमी उस तान्या टंडन के साथ जयपुर वाले कैफ़े में था। मैंने इसकी पिक्चर खींच कर इसे सेंड कर दी और साथ में ये भी लिख कर भेजा कि घर आते वक्त अपने लिए दवाई लेके आना, क्योंकि मैं इसकी हड्डियाँ तोड़ने वाली थी। मगर आपको पता है पापा इसने क्या कहा कि मैं इसकी जासूसी करती हूँ, इसकी ज़िंदगी को मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि ये आदमी मुझे ऐसा समझता है। आयशा ने एक सांस में अपने पापा को सारी की सारी बात बता दी। उसकी पूरी बात सुनने के बाद राजवीर की तो हंसी ही छूट गई। उसे यूँ हंसते हुए देख आयशा और अभय एक दूसरे को देखने लगे। राजवीर ने भी अपनी हंसी को कंट्रोल किया और फिर उनसे बोला, तुम दोनों इतना बच्चों की तरह क्यों लड़ते हो? इतनी बड़ी बात तो थी भी नहीं है। अभय, शादी के बाद लाइफ को कंट्रोल करने वाला रिमोट ऑटोमेटिकली बीवी के पास चला ही जाता है बेटा, इसमें मेरी बेटी का तो कोई दोष नहीं है। और नीनी, तू भी अभय से इस तरह से बात मत किया कर, दोनों दोस्त बन के रहा करो, एक दूसरे को अच्छे से जानो। छोटी छोटी बातों पर तलाक का फैसला ले लेना बेटा ये कोई सल्यूशन नहीं होता है। लड़ाई सुलझाए बिना कभी नहीं सोना चाहिए। हमेशा नई मॉर्निंग नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करो। आई बात समझ? नई सुबह हमेशा नए विचार के साथ ही शुरू करनी चाहिए बच्चों। इसीलिए पुराना मुद्दा भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। राजवीर ने उन दोनों को समझाया। वो बड़ी ही समझदारी से आयशा और अभय को समझाने लगा, मगर आयशा तो अभी भी अपनी ज़िद पर ही अड़ी हुई थी कि उसे अभय के साथ नहीं रहना है। वो उससे किसी भी कीमत पर तलाक लेकर ही रहेगी। उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया अपने पाप को, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे मेरी ज़िंदगी अकेले जीनी है पापा, जहाँ कोई मुझे दोष नहीं देगा, किसी भी बात के लिए नहीं। आयशा की ये लाइन सुनकर अभय और राजवीर वो दोनों समझ गए कि असल में आयशा की मेन प्रॉब्लम क्या है। तो अभय ने खुद ही कह दिया, आई प्रॉमिस, कोई तुम्हें दोष नहीं देगा किसी भी बात के लिए। बस मैं तुम्हें मेरी हड्डियाँ तोड़ने की परमिशन नहीं दे सकता आयशा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें ये परमिशन दे दी तो मैं कमाऊँगा कैसे, और तुम पैसे भी नहीं उड़ा पाओगी मेरे जी भर के। अभय आयशा के साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा था, वो माहौल को नॉर्मल करना चाहता था, मगर आयशा तो ज़रा भी नहीं हंसी उसकी इस मजाक पर। आयशा ने उससे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारी हड्डियां तब तोड़ूंगी ना जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तलाक के कागज़ों पर साइन कर दूंगी, तुम भी कर देना, फिर मैं पेपर्स को कोर्ट में जमा करवा दूंगी। आयशा भी अपनी ज़िद पर ही अड़ी हुई थी। वहीं अभय राजवीर को उम्मीद भरी नज़रों से देखने पे लगा हुआ था। लेकिन बेटा 3 महीने तो तुझे अभय के साथ रहना ही पड़ेगा। 3 महीने बाद जो तेरा फैसला होगा वो हम सबको मंजूर होगा, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। राजवीर ने आयशा को मनाने का एक लास्ट यही ऑप्शन चुना, ताकि वो किसी भी कीमत में मान जाए अपने ससुराल वापस जाने के लिए। राजवीर की बात सुनकर तो अभय ने भी उस हामी भरी और बोला, हाँ जो तुम कहोगी, जैसा तुम कहोगी, जो भी तुम्हारा फैसला होगा वो फैसला मुझे मंजूर होगा, मैं तुम्हारा वो फैसला नहीं काटूंगा। अभय ने आयशा को मनाने के लिए लास्ट एक कोशिश करी, तो अभय के साथ जाने के लिए फाइनली आयशा राज़ी हो गई। अभय के साथ जाने के लिए वो राज़ी तो हो गई थी, मगर अपने पापा को भी उसको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। बड़े ही भारी दिल के साथ राजवीर ने आयशा को अभय के साथ उसके ससुराल भेज दिया और फिर वो बेदी मैंशन लौट गया। राजवीर को अकेले देख मंजीत ने उससे कहा, राजवीर आप आ गए, अकेले आए हैं, नीनी कहाँ है? नीनी को कहाँ छोड़ के आ गए आप? मंजीत की टोन में भी काफ़ी चिंता थी। तो उसने जवाब दिया मंजीत को, अपने ससुराल, मैंने नीनी को उसके ससुराल वापस भेज दिया है। राजवीर ने जवाब दिया और अपने स्टडी रूम में चला गया। उसके वहाँ से जाते ही मंजीत खुद से बोली, राजवीर करना क्या चाह रहे हैं आखिर? वो खुद से ये बात कह ही रही थी, तभी दीदा ने उससे आके कहा, वही जो तू उससे करवाना चाहती थी, अब खुश रहे, अब सब कुछ तेरे मन का हो गया है। बहू भी घर वापस आ गई है और बेटी भी अपने ससुराल वापस चली गई है। तेनों लख लख बधाइयाँ। दीदा ने अपनी बहू को आज पहली बार इतना ताना मारा
और फिर वो स्टडी रूम में चली गई राजवीर से बात करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।